डॉक्टर साहब नमस्कार। रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं डॉक्टर गुरकृपाल सिंह, मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट क्लिनिकल प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ, कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में। मेरी रिसर्च ज़्यादातर एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल ट्रायल्स, ड्रग्स की सेफ्टी, वैक्सीन्स की सेफ्टी और एफिकेसी के ऊपर है। पिछले 35 साल से मैं वहीं पे हूँ। डॉक्टर साहब बहुत सही सिलेक्शन है रोजाना खबर का, आप वैक्सीन पर भी रिसर्च कर रहे हैं। अभी एक बहुत तेजी के साथ भारत में दहशत का वातावरण है और लोग पैनिक में हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने जिससे फार्मूला लिया था, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के हाई कोर्ट में ये कहा है कि इससे ब्रेन हेमरेज, ब्लड क्लॉट्स और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में उसी फार्मूले से कोविशील्ड का निर्माण हुआ है। ऐसे में लाखों करोड़ लोग दहशत में हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कोरोना वैक्सीन से अब जिसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, या वैक्सीन लगने कितने दिनों तक ये लागू होता है? देखिए, वैक्सीन हो या कोई दवाई हो या कोई ट्रीटमेंट हो या कोई सर्जरी हो, कोई भी इंटरवेंशन जो हो, उसके दो चीज़ें देखनी होती हैं, एफिकेसी और साइड इफ़ेक्ट्स। फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। फ़ायदे के कितने चांसेस हैं फ़ायदे के, और नुकसान के कितने चांसेस हैं। अब ये तो बहुत क्लियर है कि कोविड जो बीमारी है ख़तरनाक बीमारी है। ये भी बहुत क्लियर है कि कोविड से कितने लोगों की, हज़ारों करोड़ों लोगों की मौत हुई है। और ये भी क्लियर है कि जो वैक्सीन जो है वो आपको कोविड होने से बचाता तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन कोविड की जो सिवियरिटी होती है, जो कॉम्प्लिकेशन होती है, वो कम हो जाती है। अब ये देखना है कि ये तो प्रूवन है। अब जो साइड इफेक्ट होते हैं ये भी प्रूवन है। जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक है, इसको थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस आर नोन, हर एक वैक्सीन के साथ हैं। एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन के साथ थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू दी mRNA वैक्सीन्स। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो ब्रेन इंजरी के बारे में भी जो आपने बताया कि वो भी होता है। अब आदमी को ये देखना है कि कोविड होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट कितने ज़्यादा हैं। अगर आपको ये चॉइस दी जाए, आज भी अगर आपको चॉइस दी जाए वल्नरेबल पॉपुलेशन को, आपको जो 60 साल से 65 साल से ऊपर बुजुर्ग लोग जो हैं, उनको अगर चॉइस दी जाए कि आप वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, अगर येस और नो की चॉइस है, तो क्लियरली वैक्सीन लगवाना फिर भी ठीक है। बिकॉज कोविड होने और कोविड की कॉम्प्लिकेशन का रिस्क इज मच हायर देन द स्मॉल रिस्क दैट यू विल गेट ऑफ द थ्रोम्बोटिक इवेंट्स। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। नाउ अगर आपको चॉइस है कि आप ये वाला वैक्सीन लगवाएं या जो mRNA के वैक्सीन बने हुए हैं, जो फाइजर का वैक्सीन जो बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो वाले लगवाएं जिनके साथ the risk of these complications is very much less, then yes, you should go for the safer vaccine. So it depend करता है आप चूज क्या कर रहे हैं, yes or no। अगर yes और no है, लगवाना ही नहीं है और या लगवाना है, तो I would suggest कि वैक्सीन लगाना, especially with the elderly people, with the people at risk, जिनको कैंसर है या आर्थराइटिस है या ऐसी दवाइयों के ऊपर है, जिनको कोविड की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिनको कोविड की कॉम्प्लिकेशन के कारण डेथ भी हो सकती है, वो चांसेस आर मच हायर देन द स्मॉल रिस्क ऑफ थ्रोम्बोटिक इवेंट। डॉक्टर साहब जिस तरीके से अब तो कोरोना किसी को हो नहीं रहा है और अभी कोरोना के वैक्सीन भी लोग नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि 1,75,00,000 माने 1,75,00,000 लोगों को इंडिया में कोविशील्ड की वैक्सीन लगी है। क्या उन लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत है या नहीं है, पहला सवाल। और दूसरा इसी में है कि अगर कोरोना वैक्सीन लगने के कितने दिनों बाद निगेटिव असर होता है, अब तो 3 साल हो गए। हाँ जी, तो दोनों बातें आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द रिस्क इज स्टिल वेरी वेरी स्मॉल। जो हम ये कंपेयर करते हैं ना एपिडेमियोलॉजी स्टडी में कि आपका रिस्क, हम कहते हैं आपका रिस्क 2 गुना है, 3 गुना कितना है, वो आप रिस्क करते हैं कि बेसलाइन रिस्क आपका कितना है और उसके क्या चांसेस हैं। तो क्लियरली अगर आप वैक्सीन ना लगवाएं वर्सेस वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाने वाले के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन वो इतना स्मॉल रिस्क है कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। स्टिल वेरी रेयर रिस्क है, 0 से ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं है कि 10%, 15%, 20% को होएगा। रिस्क फिर भी अभी इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स के अंदर कुछ लोगों को होगा।
लाखों में से कुछ को होगा, तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कहा कि अब तो 3 साल हो गए वैक्सीन लगे, कब तक रिस्क रहेगा। ज़्यादातर जो ये देखा गया है विद दीज वैक्सीन्स, द रिस्क के चांसेस 6 हफ्ते के ऊपर शुरू होते हैं और अबाउट 3 महीने तक इज अबाउट योर पीक टाइम, और उसके बाद देन द रिस्क बेसिकली गोज डाउन। वो भी डिपेंड करता है कितनी डोजेस लगी हैं आपको, बट मोर और लेस कि 3 साल तक अभी आपको नहीं हुआ और अभी अभी चिंता करें, चांसेस आर कि अब नहीं होगा। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट इतना लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप दुनिया के सबसे संपन्न कंट्री में है, वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर, वैक्सीन को लेकर, भारत में इलिटरेसी के मामले में भारत बहुत ज़्यादा है, शिक्षा के मामले में, चुनाव का भी वक्त है, ऐसे में मेडिकल के तौर पर, और आप एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर अमेरिका के हैं, आपके हिसाब से वैक्सीन का जो ये दुष्परिणाम है उसकी गुंजाइश अब 3 साल बाद बिल्कुल नहीं है, आप कंफर्म करके बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल नहीं तो कुछ नहीं कह सकते ना, कोई 0 या यस की तो कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। ये कह सकते हैं रिस्क बहुत कम है, क्योंकि 3 साल हो गए। हाँ, क्योंकि 3 साल हो गए। 0 तो कह नहीं सकते, 0 तो कभी भी नहीं होता, ठीक है कि नहीं, लेकिन रिस्क बहुत कम है, ज़्यादातर हो गया होता अब तक। लेकिन ये बात भी है, जब मैं आपको कह रहा हूँ वल्नरेबल पॉपुलेशन, जब आपकी अभी इस वक्त तो गर्मियाँ हैं, लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं, जब लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, और उस वक्त जो वल्नरेबल पॉपुलेशन जो आपकी है, हम तो अमेरिका में अभी भी एडवाइस करते हैं, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो बूढ़े लोग हैं, जो ऐसी इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों के ऊपर हैं, जिनको पॉपुलेशन जो आपकी है, हम तो अमेरिका में अभी भी एडवाइस करते हैं, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो बूढ़े लोग हैं, जो ऐसी इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों के ऊपर हैं, जिनको कैंसर है और इस कई तरीके की बीमारियां हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं भाई वैक्सीन तो आपको फिर भी लगवाना चाहिए। इस वक्त वी आर पासिंग थ्रू अ लल इन द कोविड थिंग, क्योंकि जो वायरस इवॉल्व हो गई है, इट इज़ नॉट इवॉल्व इनटू समथिंग विद अ हायर कोमॉर्बिडिटी। ऐसी नहीं हुई है कि दैट इज जैसे पहले होती थी, and it's evolved into a little bit of a milder virus, number 1. Number 2, the other thing is that most people have had it, तो herd immunity हो गई है, तो इसलिए कोविड के चांसेस अब कम हो गए हैं। लेकिन ये वायरस हमारे साथ ही रहने वाली है, ये जाने वाली तो कहीं है नहीं, और ये कभी भी किसी भी तरीके से म्यूटेट कर सकती है। सो हम अभी भी एडवाइस करते हैं जो एट रिस्क जो लोग हैं उनको वैक्सीन फिर भी लगवाना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, भारत में तेजी के साथ, यूँ तो पहले भी होते होंगे, लेकिन तेजी के साथ युवाओं में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती जा रही है, और मेरठ में भी अभी 4-5 दिन पहले 25 साल की लड़की मेहंदी की रात में डांस करते हुए एक्सपायर कर गई, और साथ में कई ऐसे वीडियोस इंडिया में आ रहे हैं जो यंग एज में डांस करते हुए गिर जाते हैं। तो इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? ये कहना तो बहुत मुश्किल है। ये बात तो वैसे है कि भारत में इन जनरल, इन इंडिया, और हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को ही, पीपल ऑफ आवर ऑरिजिन हैव अ मच हायर चांस ऑफ हार्ट अटैक्स देन सिमिलर पीपल इन अ डिफरेंट रेस। अगर आप किसी गोरे आदमी को लीजिए और हिंदुस्तानी को लीजिए, सेम उम्र, सेम रिस्क फैक्टर्स एंड एवरीथिंग, जो भारतीय होगा उसका चांस हार्ट अटैक का कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा होगा। अब ये क्यों है, इसके ऊपर बड़ी रिसर्च चल रही है, स्टैनफोर्ड में भी बड़ी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर। काफ़ी सारे ये जेनेटिक फिनोमेना हैं। अगर आप देखिए, इसके बारे में सोचिए कि इंडिया के अंदर पुराने ज़माने के अंदर कभी फैमिन्स हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा फैमिन होते थे, कभी फसल हुई, कभी नहीं हुई। जब फैमिन हो गया तो उस वक्त फैमिन से मरने के चांसेस बहुत होते थे। तो बॉडी ऐसे इवॉल्व हो गई है कि जब भी एक्सेस खाना मिलता है, जब भी खाना मिलता है, तो उसको इमीडिएटली कन्वर्ट कर लेते हैं फैट के अंदर, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि दोबारा कभी खाना मिले ना मिले, कब मिलेगा। इसको स्टोर कर लेते हैं, बचा के रख लेते हैं ताकि आगे काम आए। तो वो हमारी फिलॉसफी ऐसी बन गई है, हमारे हार्मोन्स ऐसे बन गए हैं। हाँ, एकदम हमारी इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, ग्लूकोज निकल आता है ब्लड से, फैट में कन्वर्ट कर जाते हैं। अब वो तो बहुत अच्छी बात है, फैट में कन्वर्ट करते हैं, फैमिन्स के लिए तो बड़ा अच्छा चलता है काम। लेकिन अब फैमिन्स तो रहे नहीं। अब तो ऐसी बात है नहीं कि आपको कभी महीने तक खाना ना मिले, खाना था फिर भी रोज़ खाते रहते हैं, तो वो आपका फैट आपका बढ़ता रहता है बॉडी के अंदर, और उससे फिर आपकी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जो है, दिस जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज नॉट सीन इन द वाइट कॉकेशियन पॉपुलेशन।
तो ये नंबर 1 रीज़न है कि जब जब जो इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हम कहते हैं कि अमेरिका के अंदर अगर कोई 40 साल का आदमी है, 45 साल का आदमी है, इमरजेंसी रूम के अंदर नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया है, थोड़ा 5, 7, 10 साल काम करें और इमरजेंसी रूम में चेस्ट पेन और हार्ट अटैक से और बेचारी 30-35 साल की औरत बैठी बाहर हो रही है, ये टिपिकल सिनेरियो है ऑफ एन इंडियन पर्सन. But that is nothing to do with COVID, but that is all to do, number 1, with our genetic makeup. But number 2 also is then because of what our risk is, हमको और लोगों से भी कुछ ज़्यादा परहेज करने पड़ते हैं. So we have to eat right. वैसे इंडियन खाने के अंदर तली चीज़ें बहुत होती हैं. इंडियन में मैं कल देख रहा था सड़क के ऊपर ये लंगर लगा हुआ था एक जगह पे, वहाँ पे वो सारे पूरी छोले तले हुए कचौड़ियाँ सब लोग वहाँ पे मिलके खा रहे थे. यंग औरत बूढ़े जवान सब लोग वो खा रहे थे. तो वो तो दैट आई कॉल एज अ हार्ट अटैक ऑन अ प्लेट. तो प्लेट के ऊपर आपका हार्ट अटैक पड़ा हुआ है, खाओगे तो होएगा ही, आज नहीं होगा कल होगा. सो एक तो वो आदमी को ध्यान रखना चाहिए आप खा क्या रहे हैं. बेसिक फंडामेंटल बात है कि आपको खाना चाहिए फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स. दैट्स द बेस्ट थिंग. मैं ज़्यादातर ये अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो भगवान ने बनाया है वो बहुत अच्छी चीज़ है, जो इंसान बनाता है वो सोच के खाओ. भगवान क्या बनाता है? भगवान बनाता है फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स भगवान बनाता है. हम लोग क्या बनाते हैं? पूड़ी, छोले, कचौड़ियाँ, चिप्स. वो कम खाने चाहिए आपको. दैट्स नंबर 1 थिंग. नंबर 2 ऑफ कोर्स इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज का ज़्यादा रिवाज है नहीं यहाँ पे, यही प्रॉब्लम है. और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप हर रोज़ 10 मील दौड़ लगाओ. कुछ भी करो, अपनी गाड़ी पार्क करनी है एकदम मॉल के सामने ना पार्क करो, 500 फीट दूर पार्क कर लो, थोड़ा तो चलो. सो द बेस्ट बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज इज फ्रॉम 0 to something. इसके बारे में मेरी भी बड़ी रिसर्च है. सो जो एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो होता है जो सेडेंटरी कुछ नहीं करता, सो कुछ करने लगा. उसके बाद जितनी ज़्यादा करोगे जितना ज़्यादा बेनिफिट होगा. लेकिन शुरू का बेनिफिट ऐसे होता है, आपको इमीडिएटली बेनिफिट मिलेगा. पैदल चलिए, बाइसिकल पे चलिए, कुछ भी करिए, कुर्सी से उठिए. और ये चलने का ज़्यादा सिस्टम है नहीं यहाँ पे कि आदमी को अगर यहाँ से 4 ब्लॉक दूर तक भी जाना है, भाई छोटू गाड़ी लेके आओ, गाड़ी के अंदर जा रहे हैं. हम लोग नहीं करते. अमेरिका में पैदल चलते हैं, हम लोग ये नहीं करते. मैं हर रोज़ मैंने अपनी घड़ी पहन रखी है, हर रोज़ कायदे के हिसाब से 10,000 स्टेप्स जो करीब 3.5-4 मील होता है, हर रोज़ एटलीस्ट इतना वॉक करता हूँ मिनिमम. और वो घड़ी मेरे को और घड़ी मेरे को यही बता देती है अगर मैं किसी जगह बैठा हुआ हूँ कुर्सी के ऊपर, अगर मैं उठा नहीं 1 घंटे तक, अलार्म दे रही थी भाई तो 1 घंटे से बैठा हुआ उठ. ये जरूरी है. ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे को जेनेटिकली वी आर प्रीडिस्पोज टू हार्ट डिजीज. हमारा जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि वी आर प्रीडिस्पोज टू हार्ट डिजीज. तो वी हैव टू डू मच मोर देन व्हाट एन एवरेज व्हाइट पर्सन डज, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू टीच आवर पेशेंट्स. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब रोजाना खबर से बात करने के लिए.